नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस वीडियो में हम एसी के जो पावर होती है, एसी का जो बिल होता है उसको घटाने के या उसको कम करने के 5 टिप को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टेम्परेचर से रिलेटेड। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एसी का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट करो। नॉर्मली क्या होता है, एसी का टेम्परेचर हम 22 पे सेट करते हैं और उससे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो अगर आप एसी का टेम्परेचर 25-26 तक सेट करते हो तो उसमें बिजली का बिल काफ़ी कम आ सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को हम साथ में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे जैसे लिखा है कि टेम्परेचर 25 पे सेट करो, और सेकंड पॉइंट में दिया है कि यूज़ बोथ एसी एंड सीलिंग फैन। मतलब आपको फैन को भी यूज़ करना है और साथ में टेम्परेचर भी 25 पे सेट करना है, तब जाके कंफर्ट वहाँ पे आपको मिल सकता है। अब ये जो कंफर्ट फीलिंग होती है, ओके, तो कंफर्ट फीलिंग दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। एक होता है टेम्परेचर, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ओके, टेम्परेचर, एंड दूसरे होता है वेलोसिटी। तो इन दोनों का रिलेशन है, टेम्परेचर और वेलोसिटी, इन दोनों की वजह से हमें कंफर्ट फीलिंग होती है। अब टेम्परेचर तो सबको पता है कि अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो कंफर्ट तो फील होना ही है। जैसे कि अगर टेम्परेचर 25 सेट किया, उसकी जगह पे आप 20 पे सेट करते हो, 22 पे सेट करते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको कंफर्ट कूलिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो एयर वेलोसिटी को हम लोग को समझना पड़ेगा और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको भी समझना होगा। एयर वेलोसिटी को समझते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, हम बस से ट्रैवल करते हैं, हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो ज़्यादा करके हम पसंद करते हैं कि विंडो की सीट है ना उसको पसंद करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि विंडो सीट मिल जाए। तो विंडो सीट पे हम क्यों बैठते हैं? क्योंकि विंडो सीट में जो एयर वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से हवा आती है, और जब ज़्यादा तेज़ी से हवा आती है तो हम ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। अब इसका रीज़न हम लोग को पता करना होगा, ऐसा क्यों होता है। तो ह्यूमन बॉडी जो है ना, इसको अगर हम एक मशीन मान लेंगे, एक हीट इंजन मान लेते हैं, मतलब सिंपल भाषा में मशीन मान लेते हैं, ओके। और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब हम जो खाना खाते हैं ना, वो खाना खाने के बाद उससे एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी से हम, मतलब मैक्सिमम जो है ना 20% एनर्जी को यूज़ करते हैं जब हम एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हैं। अगर हम जिम कर रहे हैं, हम कोई वजन उठा रहे हैं, तो हम 20% एनर्जी को यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हम सिर्फ 5% एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से 5 to 20% मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज होती है। मान लो एक्सट्रीम हार्ड वर्क भी कर रहे हैं तो 20% एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में 80% एनर्जी जो है वेस्ट है, इसको शरीर के बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर ऑफिस में बैठे हैं तो सिर्फ 5% एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, तो 95% एनर्जी जो है उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। और हमारी बॉडी एक काम कंटिन्यूसली करते रहती है, और इसके लिए बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सराउंडिंग टेम्परेचर इसका आजू बाजू का कम होता है। मान लो सराउंडिंग टेम्परेचर है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस, ओके, आजू बाजू की हवा का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अब हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर हीट क्या होती है, हमेशा बहती है। तो बॉडी से हीट जो है एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट होती है। अब जैसे मैंने बताया कि जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि जो एनर्जी हम यूटिलाइज नहीं करते तो उस एनर्जी को बाहर निकालना जरूरी है। तो हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है, और हमारे की बॉडी के इर्द गिर्द आजू बाजू एक गर्म हवा का लेयर क्रिएट होता है। तो बॉडी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो मान लो हमारे आजू बाजू में, बॉडी के आजू बाजू में जो हवा है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 34 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, ओके। और सराउंडिंग में जो हवा है वो जैसे हमने मान लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस है। जब हाई वेलोसिटी की एयर बॉडी के कांटेक्ट में आती है, ओके, ज़्यादा तेज़ हवा आती है, जैसे मैं विंडो के यहाँ पे बैठा हूँ, तो ये जो तेज़ हवा है इस लेयर को आगे लेके जाती है। मतलब ये जो लेयर मैंने ब्लू कलर में बनाया हुआ है वो पूरी तरीके से निकल जाता है, और यहाँ पे जो 35 डिग्री सेल्सियस की हवा थी वो निकल के नई हवा आ जाती है जिसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस की हवा निकल गई आगे, पहले यहाँ पे थी, लेकिन हवा का एक फ्लो आया जिसके कारण ये 35 डिग्री सेल्सियस का लेयर निकल गया और उसकी जगह पे रिप्लेस हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब जो है टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो गया, पहले यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस की हवा थी, अब आ गई 30 डिग्री सेल्सियस की हवा। तो क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंस ज़्यादा हो गया, बॉडी टेम्परेचर हाई है, सराउंडिंग टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया। अब ज़्यादा क्वांटिटी में हीट क्या होगी, बॉडी से बाहर निकलेगी, और जिसकी वजह से हम कंफर्ट फील करते हैं। इसके लिए जब भी आप बाहर से आते हो और पंखे के नीचे बैठते हो, तो पंखे के नीचे बैठने से क्या होता है, फैन जो है, फैन हाई वेलोसिटी की एयर को ब्लो करता है। ये जो 30 डिग्री सेल्सियस की हवा है उसको फैन लेगा, बॉडी के ऊपर ब्लो करेगा, जिसके कारण बॉडी की हीट जो बाहर निकलने में हेल्प होगी।
और इस तरीके से बॉडी को ठंडा किया जा सकता है। अगर 30 डिग्री सेल्सियस की हवा बॉडी को थोड़ा बहुत कंफर्ट दे सकती है, तो 25 डिग्री सेल्सियस की हवा तो डेफिनेटली आपको कंफर्ट कूलिंग देगी ही देगी। इवन मैं कहूँ कि 25 की जगह पे आप 26 भी सेट करते हो तो 26 पे भी क्या होगा, आपको कंफर्ट कूलिंग मिल सकती है। तो आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। कॉम्बिनेशन क्या होगा, एयर कंडीशनिंग में अगर आप 25 या 26 डिग्री सेल्सियस एसी का टेम्परेचर सेट करते हो और साथ में आप पंखा लगाते हो, तो पंखा लगाने से क्या होगा, एयर वेलोसिटी भी यहाँ पे इंक्रीज होगी और बॉडी में से जो हीट है वो हीट जल्दी निकालने के लिए हेल्प होगी। और जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल केस में 30 डिग्री सेल्सियस की हवा जो है बॉडी को कूल कर रही है, एयर कंडीशनिंग के केस में अगर हम 26 डिग्री सेल्सियस की हवा भी ब्लो करते हैं, बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। हीट रिजेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। बॉडी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है वो तो चेंज होने वाला नहीं हो, कांस्टेंट है। अगर आप 26 डिग्री सेल्सियस की हवा इसके ऊपर ब्लो करते हो, फिर भी यहाँ पे 11 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया, तो आप बॉडी की हीट जो है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फैन ज़्यादा अच्छी तरीके से रिजेक्ट होगी और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप कंफर्ट फील कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर मैं कहता हूँ कि फ़ैन लगाओ तो फ़ैन का बिल ज़्यादा आएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप इसका भी अलग से कैलकुलेशन होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी। बिल में क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर डिफरेंस से, उसको भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन अगर आप एसी के टेम्परेचर को थोड़ा सा हायर साइड में सेट करते हो, 25-26 में सेट करते हो और सीलिंग फैन लगाते हो, तो सीलिंग फैन 65 वाट्स का होता है, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता, तो इतना बिल नहीं आएगा। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट कूलिंग मिल सकती है। अब सीलिंग फैन चलाते वक्त में आपको ध्यान देना है कि आपका घर अगर डायरेक्ट एक्सपोज टू सन है, मतलब आप टॉप फ्लोर में रह रहे हो बिल्डिंग के, मान लो बिल्डिंग है और इसके टॉप फ्लोर में यहाँ पे रह रहे हो और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट अगर हिट कर रही है, और ऐसे केस में अगर आप सीलिंग फैन लगाते हो तो छत की जो गर्म हवा है वो रूम में फैलेगी और ऐसे केस में आपको कूलिंग वहाँ पे इतनी प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो आपको सीलिंग फैन कब चलाना है, अगर आप टॉप फ्लोर पे नहीं हो, आप किसी और फ्लोर पे यहाँ पे हो, तो आप सीलिंग फैन चला सकते हो, क्योंकि यहाँ की छत जो है जो नॉट एक्सपोज टू सन है, इसकी छत जो ज़्यादा गर्म नहीं होती। लेकिन डायरेक्ट एक्सपोज टू सन होगी तो यहाँ पे छत गर्म होगी और वहाँ पे शायद आपको कंफर्ट कूलिंग ना मिले, लेकिन बाकी फ्लोर्स के लिए आप एक काम कर सकते हो। अब जो डायरेक्ट एक्सपोज टू जो जिनकी छत जो है एक्सपोज टू सन है, तो यहाँ पे कुछ और तरीके होते हैं, जैसे आप फॉल सीलिंग यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डाल सकते हो ताकि कम से कम हीट जो है रूम के अंदर आए, और इंसुलेटिंग मटेरियल डाल के अगर आप फॉल सीलिंग लगाते हो तो वहाँ पे भी कुछ हद तक जो है उसको हम हीट का फ्लो जो है कम कर सकते हो। और यदि अगर आप यहाँ पे फैन सीलिंग फैन नहीं यूज़ करते हो और आप इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करके अगर आप नॉर्मल फैन भी यूज़ करते हो, टेबल फैन वगैरह, तभी भी यहाँ पे काम बनने जैसा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि एसी जब चलाओगे तो मोस्ट ऑफ रूफ जो है दैट शुड नॉट बी डायरेक्ट एक्सपोज टू द सन। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज आउटडोर यूनिट लोकेशन। जो मान लो स्प्लिट एसी है तो उसका आउटडोर यूनिट जो होता है उसका लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आउटडोर यूनिट में से हीट बाहर निकलती है तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होना चाहिए। ओके, अगर वो डायरेक्ट सनलाइट में होगा तो वो गर्म होगा, अगर खुद गर्म होगा तो गर्मी बाहर नहीं निकाल सकता। तो इसको जो है शेड में रखना ज़रूरी है। अगर सनलाइट आती है तो उसको शेड बनाना चाहिए या फिर ऐसी जगह पे उसको इंस्टॉल करना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा करके छाँव होती है। साथ ही में आउटडोर यूनिट हीट को रिजेक्ट करता है तो उसकी हवा को फ्री फ्लो होना चाहिए, मतलब हवा को जाने के लिए और हवा को आने के लिए वहाँ पे रास्ता होना चाहिए ताकि आसानी से हवा जो है उस पर सर्कुलेट हो सके और हीट जो अच्छी तरीके से बाहर निकल सके। नेक्स्ट पॉइंट है लीक प्रूफ रूम। जो भी एसी रूम होता है उसका एयर टाइट होना, लीक प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार हमारे जो डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, उसमें काफ़ी बड़े बड़े गैप होते हैं और उस गैप से कंटिन्यूसली छोटा मोटा गैप होना चाहिए, होता भी है, लेकिन बड़े गैप नहीं होने चाहिए। ओके, बड़े गैप होने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है हो हीट जो है रिजेक्ट होती है। कई बार डोर खुले रह जाते हैं। ओके, डोर खुले होने से क्या हो जाता है, जो भी कूलिंग है वहाँ पे वेस्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं, डोर क्लोजर वगैरह लगाना ज़रूरी है और गैप जो है वो मिनिमम होना चाहिए। मोटा गैप उसमें डोर में या विंडो में कोई भी नहीं होना चाहिए। साथ ही में कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हम नॉर्मली प्लेन ग्लासेस यूज़ करते हैं विंडोज़ के लिए या घर पे कहीं पे भी, तो उससे डायरेक्ट सनलाइट आती है रेडिएशन से, और जिससे सनलाइट जो आती है वो डायरेक्ट घर की जो टेबल है या जो भी फर्नीचर है या जो भी फ्लोर है उसको डायरेक्टली गर्म करते हैं, जिससे कि हीट लोड बढ़ता है। तो आपको याद रखना है कि जो शीशे लगते हैं विंडोज़ में वगैरह, वो जो है डार्क कलर के होने चाहिए, शेडेड होने चाहिए, और जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो घर में एंटर ना करे। या फिर अगर प्लेन ग्लासेस लगाइए तो उसके लिए आप कर्टन्स लगा सकते हो, और कर्टन की वजह से भी जो डायरेक्ट सनलाइट है वो सनलाइट घर पे नहीं आ सकती।
तीसरा, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका रूफ डायरेक्ट एक्सपोज टू सन है तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर रूफ डायरेक्ट एक्सपोज टू सन है, मतलब सनलाइट डायरेक्टली रूफ के ऊपर आ रही है, तो आपको सीलिंग को इंसुलेट कराना होगा। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल वगैरह अलग अलग उसको यूज़ करके अगर आप इंसुलेट करा के लेते हो और फॉल सीलिंग यूज़ करते हो, तो फॉल सीलिंग से भी क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है। तो उससे भी बिजली का बिल कम आ सकता है। नॉर्मली समझो ये हमारा कमरा है और नॉर्मल हाइट समझो 11 फीट है, अगर और आपने जो फ्लोर होता है, फ्लोर से अगर 8 फीट पे आपने अगर समझो फॉल सीलिंग कर लिया, ये मेन सीलिंग होता है, ये फॉल सीलिंग होता है। इसमें भी अगर डायरेक्ट एक्सपोज टू सन है तो आपने इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे कर दिया, तो सूरज से आने वाली जो गर्मी है यहाँ पे डायरेक्टली रूम के अंदर एंटर नहीं करेगी। साथ ही में जो एसी के लिए जो वॉल्यूम है वो आपने कम कर दिया फॉल सीलिंग लगा के। अब एसी को इस एरिया की हवा को ठंडा करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी पावर सेविंग हो सकते हैं। तो फॉल सीलिंग भी एक अच्छा इलाज है जिससे कि हम एसी का जो पावर है, पावर को सेव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर का जो भी मेंटेनेंस है उसको जो भी कंपनी बताती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बताती है, ओके, या सर्विस प्रोवाइडर जो भी बताते हैं, उसके हिसाब से सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एसी की बेसिकली 2 कॉइल्स होती है ना, वो हीट एक्सचेंज करती है। इंडोर यूनिट में कॉइल होती है, एक आउटडोर यूनिट में कॉइल होती है। तो काफ़ी दिन यूज़ करने के बाद में उसके ऊपर डस्ट जमा हो जाती है, गंदगी जमा होती है। और कॉइल अगर एक बार डस्ट उसके ऊपर कवर कर दे तो कॉइल की जो हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे कि एसी की इफिशियंसी डाउन हो जाती है। मान लो आपने अगर 2 टन का एसी लगवा भी दिया है और उसके ऊपर पूरी तरीके से अगर डस्ट है तो 2 टन मतलब उतनी गर्मी नहीं खींचेगा, शायद उसकी कैपेसिटी 1.5 टन या 1 टन ही हो जाएगी अगर आप सर्विसिंग नहीं करते हो तो अब अगर उसको प्रॉपर सर्विसिंग करते हो तो क्या हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी मेंटेन रहेगी, जिससे कि आपको कूलिंग प्रॉपर मिलती रहेगी और फिर टेम्परेचर सेटिंग को और कम करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए जो भी उसका मैन्युफैक्चरर बताता है उस हिसाब से एसी की सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।